चैनल मनीषा's बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड सम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि मैटर। और केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं एंड द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर एंड दैट इज एटम। एटम क्या होता है एंड एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी सिंबल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। क्लियर? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, साथ में मैं एक लिंक भी दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप लोग देखिएगा तो आपको और भी अच्छे से वो क्लेरिफाई कर जाएगा। एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने सीबीएसई बोर्ड के भी वीडियोस बना रखे हैं, तो यदि आप उसके भी कुछ वीडियोस को देखते हैं, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा वो मैं आप लोगों को दूंगी, जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को दिया था। वैसे मैं आपको सारा टॉपिक क्लियर भी करने वाली हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने हैं। तो एक एटम किस तरह से बना हुआ होता है, इसके लिए आप लोग अपने दिमाग में रखिए सिर्फ एक चीज, अपना सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम होता है वो कैसा होता है, बीच में होता है सन यानी सूरज, और उसके चारों तरफ अलग अलग प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, उसके चारों ओर वो चक्कर लगाते रहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। और ये एटम किस चीज का बना हुआ है, ये एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है, और ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको सिर्फ इसका सिंबल, इस चैप्टर में आपको इसका डिटेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको याद रखना है इसके चार्जेस। इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, जिसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं, जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं एंड इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। 2 ही तरह के चार्ज होते हैं दुनिया में, either पॉजिटिव और नेगेटिव। तो भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो इसमें है ही, साथ में न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, यानी इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई जहाँ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होगा, तो क्या उस पर कोई चार्ज होगा? यदि मैं कहूं 9 प्रोटॉन है यानी कि +9 एंड 9 इलेक्ट्रॉन भी है अकॉर्डिंग टू रूल, चलिए -9 यानी कि +9 चार्ज एंड -9 चार्ज, ये दोनों कटेगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा ना, देयर इज नो चार्ज। इज दैट क्लियर? तो यही वजह है कि कोई एक एटम हमेशा न्यूट्रल रहता है, किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये किस तरह से अरेंज रहता है किसी भी एटम में। चलिए आते हैं हम लोग इस डायग्राम पे। इस डायग्राम, जो भी हम लोग डायग्राम पढ़ते हैं, यानी एटम का जो भी मॉडल दिया हुआ है, वो नेल्स बोर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के मॉडल के आधार पर हम लोग इसे पढ़ते हैं, यानी दिस मॉडल ऑफ एटम इज गिवन बाय नील्स बोर। लेकिन आप लोगों को बोर्स एटॉमिक मॉडल नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही मिलेगा, बट उसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। बोर्स ने जो भी बताया उसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में इन द मिडिल सन रहता है यानी सूरज रहता है, उसी तरह से इस एटम के स्ट्रक्चर में मिडिल में यानी दिस वन एटम स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है।
ठीक है। तो उसके बीच में जो स्फीयर रहता है इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर इस एटम में मौजूद जितने भी न्यूट्रॉन हैं और जितने भी प्रोटॉन हैं, यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एक साथ मिलकर रहते हैं। मान लिया कि किसी एटम में 10 न्यूट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, तो यानी कि 10 के 10 न्यूट्रॉन और 5 के 5 प्रोटॉन कहाँ एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, वो है न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? और ये न्यूक्लियस कहाँ है? इन द सेंटर ऑफ एन एटम, एटम के सेंटर में मौजूद है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट होता है ना। तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में क्या मौजूद रहता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जितना भी न्यूट्रॉन है इस एटम में और जितना भी प्रोटॉन है इस एटम में। एंड दैट्स व्हाई दे ऑल टुगेदर, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको एक साथ मिलाकर हम लोग इसे कहते हैं न्यूक्लियॉन। इज दैट क्लियर? यानी न्यूक्लियॉन क्या है? न्यूक्लियॉन इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्लियर हो गया आप लोगों को न्यूक्लियस का कंसेप्ट? तो भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीन में से न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो जिस प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स अलग अलग ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन, उसी प्रकार से न्यूक्लियस हो गया सन की तरफ, और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग अलग इमेजिनरी पाथ, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं या जिसे हम लोग शेल्स कहते हैं, ठीक है, उस पर वो मूव करते रहता है। यानी कि यदि यह न्यूक्लियस है तो, और यदि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये चारों तरफ मूव करते रहता है, ठीक है, ये चारों तरफ मूव करते रहता है। किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ ये मूव करते रहता है। तो ये जो एक इमेजिनरी पाथ आ गया, कांस्टेंट पाथ, दिस इज नोन एज शेल्स और ऑर्बिट। ये आपका क्लियर हो गया ना? जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, जो सबसे बाहरी, अब भाई किसी के पास 2 शेल है, किसी के पास एक ही है, किसी के पास 4 है, ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कितने प्रोटॉन हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से वो अरेंज रहता है, ठीक है। तो जो आखिरी वाला शेल है, वैलेंस शेल उसे कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल होगा किसी भी एटम का, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस शेल। ये सारे टर्म्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आगे जो भी आपका टॉपिक्स होगा वो इन सबसे रिलेटेड रहेगा, ठीक ना। वैलेंस शेल किसे कहें? आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस शेल। और इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना, क्योंकि हमारी वैलेंसी इसी पर डिपेंड करती है। तो ये क्लियर हुआ आपका आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल। इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है, या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, इट डजंट मैटर, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जस्ट इसके बाद वाला जो सेकंड, यानी नेक्स्ट टू द आउटर मोस्ट शेल, जो भी हमारा शेल होगा उसे हम लोग कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो ये दो नाम काफी इंपॉर्टेंट है। अब भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है? वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस ऑन इमेजिनरी पाथ विच इज नोन एज शेल। तो शेल के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब शेल्स का नाम भी रखा गया, साइंटिस्ट ने हर एक शेल्स का नाम भी रखा ना। ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जस्ट पहला, यानी कि जो फर्स्ट न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला जो शेल है उसे नंबर दिया गया 1, उसके बाद वाला 2, उसके बाद वाला 3, यदि उसके बाद रहेगा तो 4, 5, 6, 7, इस तरह से वो बढ़ते जाएगा।
अल्फाबेटिकली इसे नाम दिया गया। न्यूक्लियस के जस्ट बगल वाला जो शेल है उसका नाम दिया गया के, देन उसके बगल वाला एल, उसके बगल वाला एम, एन, ओ, पी, ये सेल्स के नाम है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के बगल वाला जो है वो हो गया के, एंड देन उसके बगल वाला एल, फिर एम, हो सकता है किसी का एन भी हो, किसी का ओ भी हो, किसी का पी भी हो। ठीक है, तो इस तरह से शेल्स का नाम दिया गया। और ये नाम किसने दिया था? बोर्स ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा, यहाँ एन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर जिसे हम लोग क्वांटम नंबर आप लोगों को सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। तो क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर होता है, इसके बारे में पता चल जाने से हमें एग्जैक्ट लोकेशन, सब कुछ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हर चीज पता चल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एटम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है, उसके बारे में हर चीज पता चल जाता है। उसी में से वो 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि एक लोकेशन बताता है कि हाँ भाई मैं किस शेल में हूँ, तो मैं इस शेल में हूँ। यानी यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो वो किस शेल में है, वो नंबर 1 वाले शेल में है। नंबर 1 वाले शेल का नाम क्या है? के। ये इलेक्ट्रॉन किस शेल में है? ये नंबर 2 शेल में है जिसका नाम है एल। ये इलेक्ट्रॉन किस शेल में है? ये नंबर 3 शेल में है जिसका नाम है एम, एंड सो ऑन। इस तरह से पता चलता है के, एल, एम, एन। अब बात आती है कि भाई इस न्यूक्लियस के अंदर है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन? यस, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर मान लिया कि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए हैं, यानी 3 प्रोटॉन भी है इसके पास, 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है न्यूक्लियस में, और तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ अलग अलग हैं। ये मैंने एग्जैक्ट वाला अभी नहीं बताया है, ये मैंने ऐसे ही समझाने के लिए आपको, ऐसा नहीं है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें 8 रहता है, वो मैं बताऊंगी। आप लोग इस वीडियो को देख करके गलतफहमी में मत पड़िएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे बताऊंगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पर निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए था ना। क्योंकि ज़्यादा पावर यहाँ इकट्ठा है तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होकर के न्यूक्लियस की तरफ चले जाना चाहिए था ना, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक शेल में, हर ऑर्बिट में अपना एक फिक्स एनर्जी होता है। यानी कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है तब तक उसके पास अपनी कोई एनर्जी है। उसकी एनर्जी इतनी है कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से भी उसकी एनर्जी अफेक्ट नहीं पड़ रही है। जैसे हम लोगों की एनर्जी क्या होती है? इंसानों की एनर्जी होती है उसका विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति। कोई बिगाड़ना चाहे तो भी मैं नहीं बिगड़ूंगा या मैं नहीं बिगड़ूंगी, ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे अंदर मौजूद एनर्जी से, एंड विच इज विल पावर। उसी तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन जब तक अपने शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते रहता है तब तक उसके पास एक खास एनर्जी होती है, और इसी एनर्जी की वजह से वो कांस्टेंट अपने पोजीशन पर मेंटेन्ड वे में रहता है, वो न्यूक्लियस में जाकर के टकरा नहीं जाता है। कहने का मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहा उसके पास एक फिक्स एनर्जी हो गई। ठीक है, और अभी ये एनर्जी जो है किसकी कितनी होगी? यानी कि के शेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है कि एल वाले की ज़्यादा है कि एम वाले की ज़्यादा है? तो जब इस तरह से रिसर्च किया गया तो क्या पाया गया कि जो एनर्जी लेवल होता है के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा कम है, एल में उससे ज़्यादा है, एम में उससे ज़्यादा है, एन में उससे ज़्यादा है। इस तरह से जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो अपने पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो आउटर शेल्स होते हैं उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। यानी यदि पूछा जाए कि भाई पेनल्टीमेट शेल में एनर्जी ज़्यादा है या वैलेंस शेल में, नेचुरली वैलेंस शेल की एनर्जी
ज़्यादा होती है, ताकि अपने पोजीशन को मेंटेन किए रहे, क्योंकि वहाँ अट्रैक्शन फोर्स भी आपका कम हुआ जा रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है ना। जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए, यानी यदि इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए, इसने एनर्जी ले लिया, इसके पास ज़्यादा एनर्जी आएगा, तो क्या करेगा, ये जंप कर जाएगा टू आउटर शेल। क्लियर। लेकिन किसी वजह से यदि इसने एनर्जी को लूज कर दिया, यानी इसके पास एनर्जी कम हो गई, तो ये क्या करेगा, अपने लोअर शेल में चला जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन को अपने पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर ये जो शेल है, इस शेल के अंदर का रहस्य क्या है, इस शेल के अंदर और भी क्या चीज होते हैं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं। शेल्स, जो कि हम लोगों को KLMN दिख रहा था, वो एक सिंपल इमेजिनरी पाथ नहीं होता है। एनर्जी वाइज, क्योंकि उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सब की एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहता ही है, तो एनर्जी वाइज वो अलग अलग और भी सब शेल्स, यानी और भी इमेजिनरी पाथ में टूटे रहते हैं। जैसे कि यदि आप एक धागा ले लो, तो धागा देखने में तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, परंतु जब उसे हम लोग अनट्विस्ट करते हैं या उस धागे को ध्यान से आप देखोगे, तो अंदर में बहुत सारे फाइबर्स आपको नजर आएंगे जो मिलकर एक धागा बनाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से यदि एक शेल की जो मैंने बात कही अभी KLMN, वो देखने से एक इमेजिनरी पाथ लग रहा था, लेकिन उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें एनर्जी का लेवल कुछ कम या ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो एक शेल नजर आ रहा था वो 2, 3, 4 इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है। जैसे ये K शेल है, यदि और बारीकी से देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से, ऐसे इस तरह से ये टूट जाता है, यानी एनर्जी लेवल के डिफरेंस के कारण ये टूट जाता है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, ये क्या है और इसका क्या आपस में रिलेशन है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रहते हैं। सेज यानी ऑर्बिट्स, क्या हुआ, KLMN, ये तो आप लोगों का क्लियर हो गया। सब सेल्स 4 टाइप्स के होते हैं, S, P, D, F। ठीक है, ये 4 आपको नाम याद रखना है, S, P, D, F, ये 4 तरह के सब सेल्स होते हैं। और हर एक सब सेल्स के अंदर कुछ बॉक्सेस बने हुए होते हैं और उन बॉक्सेस को कहते हैं ऑर्बिटल्स। एक्चुअली शेल्स क्या है, एक इमेजिनरी पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सब शेल्स क्या है, इमेजिनरी पाथ का वो पार्ट है जिस पर अलग अलग एक शेल्स में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक सेल्स में मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब शेल्स में, या मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 अलग अलग सब शेल्स में मूव कर रहे हैं। ऑर्बिटल्स क्या है, तो ऑर्बिटल्स वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। नहीं, ऑर्बिटल्स वो एरिया, क्योंकि अगर ये एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये स्फेरिकल है, तो इलेक्ट्रॉन तो किसी भी जगह किसी भी एंगल से मूव कर सकता है, तो वो एरिया जहां पर ऑर्बिटल्स सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लियर। जैसे कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो भाई मैं इस जगह पर रहता हूँ, या मैं पटना में रहता हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं केरला में रहता हूँ, इस तरह से आप लोग बताते हैं। लेकिन आप उस एरिया में कुछ ऐसे जगह होंगे जहाँ मैक्सिमम टाइम आप रहते हैं। मैक्सिमम टाइम आप कहाँ रहते हैं, अपने घरों पे रहते हैं हम लोग मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो जब यानी कि हम लोगों का जो घर हो गया वो हो गया ऑर्बिटल्स। ये मैं और भी अच्छे से क्लेरिफाई करूंगी आप लोगों का, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी केमिस्ट्री के लिए। समझ में आया, वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा
टाइम्स पाया जाता है, यानी जहां इलेक्ट्रॉन्स को मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है वो होगा ऑर्बिटल्स। मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स वो क्या करेंगे भाई, मैक्सिमम टाइम यानी कि 20 आवर्स या 17 आवर्स वो ऑफिस में ही रहते हैं, तो उनके लिए ऑर्बिटल हो जाएगा उनका ऑफिस। अब आपको समझ में आया? हम लोग ज़्यादा समय घर पर रहते हैं तो हमारे लिए ऑर्बिटल हो जाएगा कौन? हमारा घर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से शेल्स के अंदर रहता है सब शेल्स एंड सब शेल्स के अंदर रहते हैं ऑर्बिटल्स। ये सब शेल्स SPDF। अब ये SPDF, S के पास सिर्फ एक ही ब्लॉक होता है, यानी एक ही रूम होता है, और हर एक रूम में यानी हर एक बॉक्सेस में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, कैपेसिटी इट मीन्स मान लिया कि आपके पास एक ऐसा बेड है जिसमें सिर्फ 2 ही बंदा सो सकता है, तो क्या 4 बंदा हम लोग उसमें डाल दें? 4 बंदे को यदि वहां सुला दिया जाए उस बेड पर, तो किसी तरह से रात तो गुजर जाएगी, कुछ बैठ के कुछ डिफरेंट पोजीशन में लेकर, लेकिन अच्छे से वो बंदा एडजस्ट तो नहीं कर पाएगा ना, उसी प्रकार से। ठीक है, KLMN के अंदर SPDF मौजूद है, और इस S के अंदर जो बॉक्स है यही होता है ऑर्बिटल्स। यानी व्हाट इज दिस? दिस इज ऑर्बिटल्स। और एक ऑर्बिटल्स के अंदर कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की 2। P सबशेल्स के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, यानी इसके पास 3 कमरे हैं, और हर एक ऑर्बिटल्स, अब मैं कमरे को ऑर्बिटल्स बोल रही हूँ, ठीक है? आपके घर में 3 कमरे हैं तो यानी आपके यहाँ 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब आप इस तरह से समझोगे तो केमिस्ट्री याद रहेगी। तो S के पास 3 कमरे हैं यानी 3 ऑर्बिटल्स है, और एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की। मैं जो डिजाइन बना रही हूँ ना वो भी बताऊंगी, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की हर एक ऑर्बिटल्स की। तो उसी तरह से D सबशेल्स में कितने ऑर्बिटल है? 5, 1 2 3 4 5, और हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। F में 7 ऑर्बिटल्स, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? अब जो ये डिजाइन मैं बना रही हूं, देखिए मैंने क्या बनाया, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे डिनोट किया और दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे डिनोट किया। आखिर ये क्या है? एक्चुअली होता क्या है, आपने अर्थ का रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन ये दोनों पढ़ा होगा ना। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, एक तो इसका मोशन ये हो गया, दूसरा ये अर्थ अपने ही एक्सिस पर क्या करता है? रोटेट भी करता है अपने ही एक्सिस पर, यूं ऐसे करके वो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पर। तो इस तरह से अर्थ का मूवमेंट होता है 100% बिल्कुल उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है, साथ में वो अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है। तो उसका जो रोटेशन होता है अपने एक्सिस पर, तो या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है यूं, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्लियर? तो इस तरह से ऐसा एरो बनाकर क्या दिखाया जाता है? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब छोटी छोटी बातें हैं बच्चे जो कि समझनी जरूरी है, ठीक है? तो इस तरह के एरो से क्या बताया जाता है? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेरा क्लॉकवाइज हो गया एंड ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। यानी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बट उसमें से एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ?
ओके नाउ अब यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी, यहाँ मैं कैपेसिटी की बात कर रही हूँ, यानी इससे ज्यादा वो नहीं रख सकता है, हाँ कम रख सकता है। तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, p में 6, d में कितने होंगे? 10 एंड f में कितने होंगे? 14। ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को रखने की। तो आई थिंक अब आप लोगों का K, L, M, N के अंदर जो sp, df है वो क्लियर हो गया। एंड ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, हर एक सबसेल्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अलग अलग है, वो आपका क्लियर हो गया। अब मैं इन सब के बीच में आपको रिलेशन बताती हूँ, ठीक है। जो K शेल है उसके पास सिर्फ एक ही सबशेल्स होता है, वो है S। L के पास 2 तरह के सबशेल्स होते हैं। अब ये कैपेसिटी है भाई, अमीर है ये ज्यादा, इसके पास S और P दोनों तरह के सबशेल्स पाए जाते हैं। M में S, P, D तीनों तरह के सबशेल्स पाए जाते हैं एंड N में S, P, D, F ये चारों तरह के सबशेल्स पाए जाते हैं। और इन 4 तरह के अलावा कोई 5वां सबशेल्स अभी तक फाइंड आउट नहीं किया गया है। अब इन सब में हम लोग रिलेशन कैसे पता लगाएंगे और मैं इसे क्लियरिफाई कर देती हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हो भाई, मैं इस इलाके में रहता हूँ, ठीक है। किस बिल्डिंग में रहते हो, इस बिल्डिंग में रहता हूँ। आपका कमरा कौन सा है, भाई मेरा ये वाला कमरा है। यानी किस तरह से एड्रेस जो हम लोग लिखते हैं, तो किस तरह से आप पता करते हैं अब किसी के भी एड्रेस को कि इंटरनली वो कहाँ तक जा रहा है वो व्यक्ति। बिल्कुल उसी प्रकार से ये क्या है, ये सारा है लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ओके नाउ तो मान लिया कि मेरे पास 4 बच्चा है, एक बच्चे का नाम है K, दूसरे का नाम L, तीसरे का M, चौथे का N। ये 4 बच्चे हैं। चारों का भाई अपना घर है, कोई अपनी कॉलोनी है, ठीक है। K वाला बोला कि मैं ऐसे जगह पर रहता हूँ जहाँ सिर्फ वह एक रूम वाला फ्लैट है, ठीक है। मैंने जहाँ वैसे फ्लैट है जहाँ सिर्फ एक कमरा है, तो वैसी बिल्डिंग जहाँ वैसे फ्लैट है जहाँ सिर्फ एक ही कमरा है, कमरा यानी ऑर्बिटल्स, तो एक ही ऑर्बिटल है यानी S वाला और सबसेल्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। तो जो इस बिल्डिंग में जो फ्लैट है उसका नाम है S, और S वाला जो फ्लैट होगा उसमें सिर्फ एक ही रूम यानी कमरा होगा, यानी एक ही ऑर्बिटल होगा। तो ये हमारा रिलेशनशिप होता है। उधर से L वाले बच्चे से मैंने पूछा कि भाई तुम कहाँ रहते हो, तो उसने बोला कि मैम मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ जिस सोसाइटी का नाम है L, और वहां पर 2 तरह के फ्लैट्स मिलते हैं मैम, मेरी सोसाइटी बहुत अच्छी है। S एंड P दोनों तरह के फ्लैट्स मिलते हैं, यानी कि 1 कमरे वाले भी फ्लैट्स हैं एंड 3 कमरे वाले भी फ्लैट्स हैं, यानी कि कमरा मतलब ऑर्बिटल्स, तो 1 ऑर्बिटल वाले भी फ्लैट्स हैं और 3 ऑर्बिटल वाले भी फ्लैट्स हैं, और मेरी सोसाइटी का नाम है L। तीसरे बच्चे से मैंने पूछा तुम कहाँ रहते हो, बोला मैम मैं तो और भी ज्यादा अमीर हूँ, मैं M सोसाइटी में रहता हूँ और वहां पर तो 3 तरह के फ्लैट्स होते हैं, S, P एंड D। S में 1 ऑर्बिटल वाले फ्लैट्स हैं, P में 3 ऑर्बिटल वाले फ्लैट्स हैं और D में 5 ऑर्बिटल वाले फ्लैट हैं, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए कि भाई तुम कहाँ रहते हो एग्जैक्टली, तुम्हारा फ्लैट कौन सा है, तब वो बोलेगा कोई भी एक फ्लैट, चलो कि मैं D वाले फ्लैट में रहता हूँ। ये एग्जैक्ट इसका पोजीशन हुआ, बट वो इलेक्ट्रॉन पाया कहाँ जा रहा है, n शेल में। उसी तरह से चौथे बच्चे से मैंने पूछा, यानी चौथे इलेक्ट्रॉन, भाई अभी तो फिलहाल इस चैप्टर में जो स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन भाई तुम कहाँ रहते हो इलेक्ट्रॉन जरा बताओ तो, ठीक है। वो बोलेगा मैम मैं तो सबसे ज्यादा अमीर हूँ इस क्लास में, मैं N कॉलोनी में रहता हूँ, मैं N बिल्डिंग में रहता हूँ, ठीक है। और उस बिल्डिंग में 4 तरह के फ्लैट्स हैं मैम, एक S वाला भी है, P वाला भी है, D वाला भी, F वाला भी है। वेरी गुड, वाओ इतने तरह के फ्लैट्स हैं। बोला यस मैम, तो ठीक है बताओ S। बोला मैम सबका तो भाई गवर्नमेंट ने कॉमन नाम रख दिया है ना, जो S वाला फ्लैट होगा उसके पास 1 ऑर्बिटल होगा,
p वाला फ्लैट होगा उसके पास 3 ऑर्बिटल होगा, जो d वाला फ्लैट्स होगा उसके पास 5 ऑर्बिटल होगा, f वाला जो फ्लैट होगा उसके पास 7 ऑर्बिटल होगा, और इस तरह से मैं इस जगह पर रहता हूँ। एंड आई थिंक कि आप लोगों को ये मेरी कहानी समझ में आई होगी, क्योंकि मैं आप लोगों का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती थी कि कैसे इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है एक एटम के अंदर, एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। क्योंकि सीनियर क्लासेस में जब आप जाओगे ना तो इस SPDF का भी काफ़ी डिटेल नॉलेज आप लोगों को पढ़ना है, बट अभी चूंकि आप जूनियर क्लास में हो तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट लेना है। तब समझ में आया शेल्स, सबशेल्स, ऑर्बिटल्स इसके बारे में, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दोनों का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, इसलिए इस तरह से इसे डिनोट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।